क्यों दाऊद इब्राहिम का नाम जोड़ा जाता है श्रीसंत के साथ में? 2013 में क्या सच में मैचेस फिक्स थे? अगर फिक्स थे तो भाई वो कौन कौन से मैचेस थे, वो कौन कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने मैच को फिक्स किया था? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था लोना कमेटी को। उस कमेटी का मतलब क्या था? उसमें वो कौन से सुझाव थे जिनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता तो शायद स्पॉट फिक्सिंग को बहुत हद तक रोका जा सकता था। क्यों उसे बंद कर दिया गया? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार डायरेक्टली अगर आपको बता दूंगा तो चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2013 में। सीबीआई को पता चलता है कि एंटी इंडिया एक्टिविटी हो रही है। सीबीआई इस चीज़ की बारीकी से जांच करती है तो 42 मेंबर की एक चार्जशीट फाइल करती है। इस चार्जशीट को फाइल करते ही वो जो 42 मेंबर्स होते हैं उनमें से पता चलता है कि बहुत से तो पाकिस्तानी थे, लेकिन 3 नाम सामने निकल कर आते हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे। इसमें से एक नाम था दाऊद इब्राहिम का, दूसरा छोटा शकील और तीसरा संदीप का। सीबीआई की बात करें तो इन तीनों के फोन टैप करती है और फोन टैप करने पर पता चलता है कि ये तीनों 2 नंबर्स पर बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। एक था पाकिस्तानी नंबर तो दूसरा नंबर था बाहर का, दुबई का। बाद में इन दोनों नंबर्स की फोन टैप करे जाते हैं तो पता चलता है कि इनकी बातचीत चलती है अश्विन अग्रवाल से। अश्विन अग्रवाल का अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा नाम था। अश्विन अग्रवाल को अंडरवर्ल्ड में टिंकू मंडी के नाम से लोग जानते थे। टिंकू मंडी का नाम बहुत ज्यादा फेमस था। जब टिंकू मंडी का फोन टैप किया गया स्पेशल सेल के द्वारा तो वहां पर पता चलता है कि इनकी बात 2 लोगों से ज्यादा होती है, जिनमें से एक नाम था सुनील भाटिया तो दूसरा था किरण धोले। किरण धोले और सुनील भाटिया के फोन को भी टैप किया गया। बाद में पता चलता है कि इन दोनों की बातचीत चल रही है आईपीएल के राजस्थान रॉयल टीम के एक प्लेयर जिसका नाम था अजीत चंडीला। मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही थी। कहां पर दाऊद इब्राहिम थे, सुनील भाटिया और उसके बाद अब फिर अजीत चंडीला। एक से एक करके नाम सामने आ रहे थे। इस प्रोसेस को रोका नहीं गया। बाद में पता चलता है कि सुनील भाटिया और किरण धोले जीजू जनार्दन से भी बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। और जब स्पेशल सेल ने जीजू जनार्दन का फोन को टैप किया तो वहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। उन्हें पता चला कि इंडिया के फास्ट बॉलर श्रीसंत भी जीजू जनार्दन से काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से दाऊद इब्राहिम की कड़ी जुड़ती है श्रीसंत से। लेकिन ये प्रूफ काफी नहीं थे पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस को कोई ठोस सबूत चाहिए थे जिनसे वो इनको धर दबोचे। उन्होंने इस चीज को और ज्यादा बारीकी से लिया। सभी के फोन टैप हो रहे थे। दिल्ली पुलिस को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो पल आ गया था। 5 मई 2013 राजस्थान रॉयल का मैच था पुणे वॉरियर के साथ में जयपुर के अंदर। राजस्थान रॉयल के प्लेयर अजीत चंडीला का फोन टैप हो रहा था। उनके फोन टैप करने से पता चलता है कि वो बातचीत कर रहे हैं अमित से, और दोनों की बातचीत से ये निष्कर्ष निकलता है कि अजीत चंडीला को अपने एक ओवर के अंदर महंगा ओवर देना है, 14 या फिर 14 रन से ज्यादा देने हैं। हुआ भी कुछ वैसा। उन्होंने अमित की बात पूरी बखूबी रखी और वैसा ही किया अपने ओवर में। लेकिन इन दोनों के बीच एक छोटी सी गलती रह गई। वो गलती क्या थी? इन्होंने जब ओवर कराना था उससे पहले इन्हें इशारा करना था अमित को या फिर उनके किसी नोन को, और ये इन्होंने नहीं किया, जिस वजह से अमित को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था इस मैच के अंदर, जो कि पुणे वॉरियर और राजस्थान रॉयल का था, जो जयपुर में खेला जाना था। बाद में अमित प्रेशर बनाते हैं अजीत चंडीला पर। इस मैच में जो उन्होंने पैसा अजीत चंडीला को दिया था उसे वापस लेने के लिए। ये जो रायता फैल रहा था, इस पूरे रायते की रिकॉर्ड कर रही थी दिल्ली पुलिस। 9 मई 2013 को राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला जाना था। इस मैच के अंदर एक बहुत अहम कड़ी दिल्ली पुलिस के हाथ में लगती है। ये नाम सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीजू जनार्दन बात कर रहे थे श्रीसंत से, जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर है और उस समय राजस्थान रॉयल के अंदर वो खेल रहे थे। जीजू जनार्दन और श्रीसंत के बीच जो बातचीत होती है, दिल्ली पुलिस ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, सलाह मशवरा हुई, उसमें ये निष्कर्ष निकला था कि श्रीसंत को अपना सेकंड लास्ट ओवर थोड़ा महंगा देना है और उन्हें इशारा करना है, टॉवल लगानी है आगे और रनअप बहुत लंबा लेना है और थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीजें इसलिए करनी थी क्योंकि जीजू जनार्दन एक फिक्सर है। उन्हें टाइम मिल जाता, इतने में वो अपनी बैट प्लेस कर देते, या फिर सीधी भाषा में बोले तो इस टाइम के अंदर वो अपना सट्टा लगा सकते थे। तो दोस्तों हुआ भी कुछ वैसा।
श्रीसंत ने जैसा कि जीतू जनार्दन को वादा किया था, उन्होंने बखूबी वही चीज करी। टॉवल लगाई, रन अप लंबा लिया, एक्सरसाइज करी और उसके बाद उस ओवर को महंगा भी दिया। राजस्थान रॉयल का एक और मैच खेला जाता है मुंबई इंडियंस के बीच 15 मई 2013 को। ये मैच भी फिक्स था, लेकिन इसमें एक और दूसरी कड़ी निकलकर सामने आती है। इसमें एक और प्लेयर आता है जिसका नाम था अंकित चावन। इन्होंने 60 लाख रुपए लिए थे एडवांस। इन्हें करना क्या था, इनको भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करना था। अपने सेकंड लास्ट ओवर में महंगा साबित होना था। 14 या 14 से ज्यादा रन इन्होंने देने थे और इन्होंने भी बखूबी उस चीज को पूरा ईमानदारी के साथ में निभाया। इन्होंने भी उस ओवर में महंगे साबित रहे। तो दिल्ली पुलिस ने किया भी कुछ वैसा, अपनी दो टीमें तैयार करी। एक टीम जाती है बुकी को पकड़ने के लिए और दूसरी टीम आती है प्लेयर्स को पकड़ने के लिए। पहुंचती है श्रीसंत के पास में। वहां पर पता चलता है कि श्रीसंत तो अकेले नहीं है, वो एक फिक्सर जीतू जनार्दन के साथ में है और उनके साथ में दो लड़कियों को भी उन्होंने वहां से गिरफ्तार किया। ये तो बात हो गई राजस्थान रॉयल की, लेकिन फिक्सिंग का कीचड़ चेन्नई सुपर किंग के ऊपर भी उछला था। हालांकि चेन्नई सुपर किंग भी दूध की धुली नहीं थी। एवीएम प्रोडक्शन की बात करें तो 1945 में एवीएम प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। इसके अंडर में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। इन्होंने लगभग 300 प्लस मूवीज बना रखी है अलग अलग लैंग्वेजेस में। एवीएम प्रोडक्शन के एक मेंबर थे गुरुनाथ मैयप्पन। इनका नाम भी फिक्सिंग के नाम पर बहुत ज्यादा जुड़ा था। गुरुनाथ की बात करें तो ये पूर्व आईसीसी चेयरमैन श्रीनिवासन के दामाद थे। होना क्या था, ही वॉज फाउंड गिल्टी अंडर द बीसीसीआई एंटी करप्शन कोड 4.2.1 and suspended for life from being involved in any kind of cricket matches section 6 rule 4.2 एंटी करप्शन कोड। और यहाँ पर चेन्नई और राजस्थान को भी 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लोधा कमेटी को अपॉइंट किया था। स्पॉट फिक्सिंग के मामले आए दिन सामने आ रहे थे, तो वो चीजें कुछ कंट्रोल हो सके, जिसलिए लोधा कमेटी को अपॉइंट किया गया था। इसके अंडर में कुछ सुझाव रखे गए थे, एक बार उनके ऊपर नजर डालते हैं। ये सुझाव कुछ ऐसे थे जिनको प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो किया जाता ना, तो शायद स्पॉट फिक्सिंग को बहुत हद तक रोका जा सकता था। इनका पहला ही जो रूल था वो ये था कि कोई भी नेता, सरकारी अधिकारी बीसीसीआई में अधिकारी ना हो, कोई पूर्ण क्रिकेटर जरूर हो सकता है। अब ये पहले ही रूल की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही है, एक बार आपको एग्जांपल देकर मैं ये चीज समझाता हूं। उस समय बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे अनुराग धूमल। जी हाँ दोस्तों, अब अनुराग धूमल स्पोर्ट मिनिस्टर है, तो जाहिर सी बात है उनकी चेयर हो गई खाली, तो उनकी जगह पर किसी ना किसी को तो आना ही था। तो यहाँ पर ये चीजें वोट के हिसाब से होती है, लेकिन अब जब ऊपर चेयर पे आपका बंदा बैठा हो तो जाहिर सी बात है चीजें उसके हक में होती ही है, वो जिसको चाहे वहां पर बैठा सकता है। तो उन्होंने ये सलाह दी अमित शाह को। उनके बेटे जय शाह, जो कि हर डिपार्टमेंट में फ्लॉप चल रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो चाहे और चीजें हो, हर फील्ड में एक तरीके से फ्लॉप नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी पर बैठा दिया जाता है जय शाह को, यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी की चेयर जय शाह को मिल गई। स्पोर्ट मिनिस्टर पर अनुराग हो गए और उनके भाई जो कि अरुण, उनको बैठा दिया आईपीएल के चेयरमैन की चेयर पर। यानी एक तरीके से सारी चेयरें फिक्स कर ली गई। किन्होंने? नेता सरकारियों ने। पहला ही रूल उनका यह था कि कोई भी नेता सरकारी अधिकारी ना हो बीसीसीआई में, और यहाँ पर पहले ही रूल की धज्जियां उड़ा दी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अनुराग धूमल है और अरुण धूमल है, ये भाई है दोनों, और ये पिता इनके जो है वो है प्रेम कुमार धूमल, जो कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि पहले रूल की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बीसीसीआई में जो अधिकारी बनेगा उसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का हो। आईपीएल और बीसीसीआई की अलग अलग गवर्निंग काउंसिल हो। आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल होगी उसके अधिकार सीमित होंगे और सभी राज्यों को वोट करने का अधिकार होगा। आरटीआई के तहत बीसीसीआई को आना चाहिए। स्टेडियम में सिर्फ 10% पास ही अवेलेबल कराने चाहिए। और इनका लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सट्टेबाजी को कानूनी तौर पर सही करार कर देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि लोधा कमेटी ने रखे थे। हालांकि इन पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि आपको भी पता है जो चीजें मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाई थी वो 2023 में क्या चल रहा है इस समय। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद आप लोग को आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, आपको पता ही नहीं होंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिकेट में क्यों स्पॉट फिक्सिंग चल रही है। पॉलिटिक्स एक ऐसा दलदल है, एक ऐसा कीचड़ है जिसको कोई भी साफ नहीं कर सकता। धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो कीचड़
खेल में भी घुसता चला आ रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? ये जो आए दिन स्पॉट फिक्सिंग होती है, इन्हें कौन कराता है? कौन है इनके पीछे जिम्मेदार? क्या जो लोधा कमेटी थी उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम में डालकर अगर फॉलो किया जाता तो क्या स्पॉट फिक्सिंग को रोका जा सकता था? ये चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई फटाफट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए।